नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं यूपीएसआई स्पेशल का एक मास्टर बैच चल रहा है और अब तो दोस्तों इंतजार भी खत्म हो चुका है। यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है। 1 अप्रैल 2021 से आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही गोल्डन चांस आपको मिल चुका है और इस यूपीएसआई स्पेशल के बैच में दोस्तों हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे थे और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं औरंगजेब के इतिहास के बारे में, जिसका शासनकाल दोस्तों 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहता है। ये वीडियो दोस्तों ना सिर्फ यूपीएसआई बल्कि यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी आने वाली वैकेंसीज है शिक्षक भर्तियों के लिए, जो आपकी जूनियर का नोटिफिकेशन आया है उन भर्तियों के लिए, आपके जूनियर प्राइमरी के लिए दोस्तों और जूनियर टेट के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों हमने इस वीडियो में या इस वीडियो के कंटेंट में दोस्तों हमने हर उस पॉइंट को उठाया है जहां से एग्जामिनर की सोच शुरू होती है, जहां से एक एग्जामिनर सोच सकता है क्वेश्चन बनाने के लिए। हमने हर उस पॉइंट को हमारी वीडियो में कवर कर दिया है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आपने देख लिया तो इस वीडियो के बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो बात करें दोस्तों अगर औरंगजेब की, तो इसका छोटा सा ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसका शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो अगर औरंगजेब की हम बात करें दोस्तों, तो औरंगजेब का जन्म कब होता है, पहला सवाल तो यही आता है। तो औरंगजेब का जन्म दोस्तों 3 नवंबर 1618 को होता है। कहां पे होता है, तो दोस्तों उज्जैन के पास दोहन नाम के एक स्थान पे हुआ करता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि निम्न में से किस शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों औरंगजेब को ही हम लोग जिंदा पीर के नाम से जाना करते हैं और औरंगजेब के पिता का नाम दोस्तों शाहजहां था। अब शाहजहां के दोस्तों उस समय 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थीं और जब शाहजहां बीमार पड़ता है तो शाहजहां के बीमार होने के कारण उसके जितने भी उत्तराधिकारी होते हैं उन सभी के बीच मुगल साम्राज्य का शासक बनने के लिए एक संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और इस संघर्ष को इतिहास में उत्तराधिकार के युद्ध के नाम से जाना गया है, जिनमें से मतलब कि इस उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने सबको हरा करके 21 जुलाई 1658 ईस्वी को मुगल साम्राज्य की गद्दी पर अपना कब्जा कर लिया करता है। और कब्जा जमाने के बाद ये क्या करता है, औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में, उस किले का नाम क्या था दोस्तों, शाह बुर्ज था। क्या था, शाह बुर्ज। तो आगरा के एक किले शाह बुर्ज में क्या किया और इसने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया। अब औरंगजेब दोस्तों इकलौता ऐसा शासक है, मुगल शासक है दोस्तों, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में कई बार इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब का राज्याभिषेक दोस्तों कितने बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है। पहला राज्याभिषेक दोस्तों उसका 31 जुलाई 1658 ईस्वी में होता है। दूसरा राज्याभिषेक दोस्तों उसका 15 जून 1659 ईस्वी को होता है। और दोस्तों ये दोनों ही राज्याभिषेक दिल्ली में ही हुआ करता है और मुगल साम्राज्य का ताज पहनते ही दोस्तों औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की। किसकी, आलमगीर की उपाधि धारण किया करता है। अब जैसे ही शाहजहां के बाद औरंगजेब ने 1698 ईस्वी में गद्दी को संभाली तो उसने क्या किया दोस्तों कि शासन के बागडोर जब संभाल लिया तो उसने जो तड़क भड़क वाला जीवन था मुगलों का उसको उसने छोड़ दिया, उसका परित्याग कर दिया और उसने सादगी का जीवन अपनाया। और दोस्तों औरंगजेब ने मदिरा, भांग जैसे चीज़ों पर क्या किया, जो सार्वजनिक सेवन था इन पर प्रतिबंध लगा दिया और अनैतिकता को रोकने के लिए उसने दोस्तों और जन आचरण पर नजर रखने के लिए उसने क्या किया, मुहतसिब को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया दोस्तों, मुहतसिब को। मैं यहां पे नोट डाउन कर रहा हूं, इसको आप समझ लीजिएगा। मुहतसिब को उसने क्या किया है, नियुक्त किया है। तो ये मुहतसिब किस लिए नियुक्त किया गया था दोस्तों, तो ये क्या कि इसलिए नियुक्त किया गया था ताकि जन आचरण पर नजर रखी जा सके और अनैतिकता को रोका जा सके। और उसने दोस्तों क्या किया औरंगजेब ने कि दरबारी नृत्य संगीत पर भी रोक लगा दी। लेकिन हाँ, उसने दरबारी नृत्य संगीत पर रोक लगाई थी लेकिन उसने राज्य में प्रतिबंधित नहीं किया था, क्योंकि दोस्तों औरंगजेब खुद एक बहुत ही सिद्धहस्त वीणा वादक था। और दोस्तों समारोह के समय हरम में संगीत का आयोजन भी दोस्तों बहुत ही परंपरागत ढंग से हुआ करता था। दोस्तों औरंगजेब क्या था, एक कठोर शासक था और कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। इसी कारण से वह हिंदुओं के प्रति दोस्तों क्या था, असहिष्णु था। और औरंगजेब ने दोस्तों 1663 ईस्वी में, कब, 1663 ईस्वी में हिंदुओं के तीर्थ यात्रा करने पर भी टैक्स लगा देता है, कर लगा दिया और हिंदू व्यापारियों से भी टैक्स की वसूली की जाने लगी। इसने क्या किया, एक बेहतरीन काम किया था कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया।
और 1668 ईस्वी में दोस्तों हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों पर भी क्या की रोक लगवा दी। और 1669 यानी कि 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने दोस्तों काशी के विश्वनाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिरों को भी उसने क्या किया, तुड़वा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या किया कि 1679 में 1679 ईस्वी में दोस्तों औरंगजेब ने हिंदुओं पर क्या किया, जजिया कर लगा दिया। फिर से जजिया कर को फिर से प्रारंभ कर दिया गया। और जजिया कर था दोस्तों, जो जजिया कर दोस्तों ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर होता था, धार्मिक टैक्स हुआ करता था। तो इसकी शुरुआत कर दी थी। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि जजिया कर की समाप्ति किसने की थी, तो जजिया कर की समाप्ति दोस्तों औरंगजेब के परदादा अकबर ने अपने शासनकाल में बंद करवा दी थी। लेकिन पूछा जाएगा दोस्तों कि औरंगजेब ये जजिया कर की पुनः प्रारंभ वसूली या फिर जजिया कर की वसूली फिर से किसने प्रारंभ कर दी थी, तो दोस्तों औरंगजेब ने कर दी थी। तो दोस्तों औरंगजेब ने क्या किया, जजिया कर की शुरुआत फिर से उसने कर दी थी। और इसके अलावा दोस्तों औरंगजेब ने नौरोज त्योहार ना मनाने का भी आदेश जारी कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों जुए और नशा करने पर, मंदिरों के निर्माण पर, कुरान विरोधी कार्य करने पर और सिक्कों पर कलमा लिखवाने पर भी उसने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। तो दोस्तों औरंगजेब के इन कठोर नीतियों के कारण औरंगजेब को जैसे ही शासन ग्रहण करता है तो उसे तमाम प्रकार की जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या हुआ, उस समस्याएं क्या थी कि उस समय मुगल राज में अधिकारियों की संख्या क्या हुई, बढ़ती चली जा रही थी, जिसके लिए क्या था, पर्याप्त जागीरें और वेतन की व्यवस्था का ना हो पाना था, क्योंकि उनको बहुत ही ह्यूज अमाउंट में सैलरी देनी पड़ती थी। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों जो उस समय लगान था, औरंगजेब के समय में लगान भी कम मिल रहे थे, क्योंकि दोस्तों औरंगजेब ने जैसे ही शासन ग्रहण किया था इसने जनता पर लगने वाले लगभग 80 टैक्सेस को, 80 प्रकार के करों को उसने क्या कर दिया था, खत्म करवा दिया था, बंद करवा दिया था। इसकी वजह से लगान भी कम मिल रहा था। और दोस्तों जो जागीरदार थे उस समय वो तबादले की आशंका से जागीरों के अंदर ही खेती बढ़ाने में कोई रुचि नहीं रखते थे। और औरंगजेब की स्थिति मतलब उस समय एक ऐसी बन चुकी थी दोस्तों कि जैसे एक वैद्य होता है उसकी जैसी स्थिति हो गई थी, मतलब कि जिसके पास एक अनार तो है लेकिन 100 बीमार पड़े हुए हैं। तो उसने क्या किया, औरंगजेब ने इस स्थिति से निपटने के लिए उसने एक विकल्प सोचा। और विकल्प उसने ये सोचा कि दूसरे राज्यों को अपने राज्यों में मिला करके अपने राज्य का विस्तार किया जाए। और इसी सोच में दोस्तों औरंगजेब ने अहोम, मतलब कि उस जो अहोम बोला जाता था, प्रेजेंट टाइम इसको हम लोग असम के नाम से जानते हैं, ठीक है, असम के नाम से, तो उसने अहोम राज्य पर, बीजापुर पे, गोलकुंडा पे अपने अधिकार में इसने ले लिया। और वहां से दोस्तों इसको जितना टैक्स मिलता था उसे इन राज्यों को मिलाने पे, मतलब जितना टैक्स उसे मिला उतना ही टैक्स उसे नए अमीरों पर खर्च करना पड़ता था। और समय समय पे दोस्तों उनके विद्रोहों को शांत करने के लिए भी धन, समय और ऊर्जा को भी बहुत ज़्यादा व्यय करना पड़ता था। इसके अलावा दोस्तों औरंगजेब को जाटों का, बुंदेलों का, सिखों का, सतनामियों का और उत्तर पश्चिम सीमा के पठानों का विद्रोह के साथ साथ राजपूतों एवं मराठाओं के साथ भी लंबे समय तक इसको संघर्ष करना पड़ता है। औरंगजेब और जाटों का संघर्ष दोस्तों 1669 ईस्वी में प्रारंभ होता है और ये यहाँ से कंटिन्यू चलना शुरू होता है। और 1691 ईस्वी तक दोस्तों औरंगजेब लग जाता है कब, जाटों का दमन करने में। मतलब देखिए 1669 में शुरू होता है लेकिन 1691 तक का इतना लंबा समय लग जाता है औरंगजेब को जाटों का दमन करने में। लेकिन इसके बाद भी ये जो विद्रोह था ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ करता है। इसके अलावा दोस्तों अब मेवात, नारनौल और सतनामियों के भी उसने समय समय पे विद्रोह झेलने पड़े। तो इस तरीके से क्या हुआ दोस्तों, औरंगजेब के इन कठोर नीतियों के कारण उसके शासनकाल में कई विद्रोह हुआ करते हैं। ठीक है ना। अब ये जो विद्रोहों को मैंने बताया है इनमें से क्या क्या पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में उसको भी समझ लो। तो इनमें से दोस्तों 1667 से 1672 के मध्य अफगानों का विद्रोह प्रमुख था। उसके बाद 1600 यानी कि 1669 से 1881 तक मथुरा के जाटों का विद्रोह, सॉरी यहाँ पे 1681 होना चाहिए था, 1669 से 1681 तक का मथुरा के जाटों का विद्रोह, वहां गलती से मिसप्रिंट हो गया है। उसके बाद दोस्तों 1672 से में सतनामियों का विद्रोह झेलना पड़ता है। उसके बाद फिर 1686 में दोस्तों अंग्रेजों का विद्रोह भी उसको झेलना पड़ता है। और 1679 से लेकर 1709 के मध्य राजपूतों का विद्रोह भी झेलना पड़ता है। और 1675 से 1707 तक पंजाब के सिखों का विद्रोह भी इसको झेलना पड़ता है, जो कि पंजाब के सिखों का जो विद्रोह होता है ये बहुत ही प्रमुख विद्रोह माना जाता है।
ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो पहला विद्रोह होता है वो मथुरा के जाटों के द्वारा गोकुल की अगुवाई में किया गया था। और दोस्तों तिलपत का युद्ध के दौरान जाटों को पराजय का सामना भी करना पड़ता है। अब ये जो विद्रोह होता है जाटों का, है ना, इसमें क्या करता है, औरंगजेब जाटों को हरा दिया करता है। और मुगल क्या किया, मुगलों ने क्या किया, गोकुल को बंदी बना लेते हैं और उसे मृत्यु दंड दे दिया करते हैं। और इसके बाद दोस्तों राजा राम और रामचेरा ने जाटों की अगुवाई की और औरंगजेब ने क्या किया कि अपने पोते बीदर बख्त और आमेर के राजा बिशन सिंह को जाटों के विद्रोह खत्म करने के लिए भेजा। और इस अभियान में दोस्तों क्या होता है कि राजा राम की मृत्यु हो जाती है। और उसी समय राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने क्या किया, जाटों का नेतृत्व औरंगजेब की मृत्यु तक किया। फिर दोस्तों औरंगजेब को सतनामियों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ता है। और सतनामी लोग दोस्तों भगवान को सतनाम कहा करते थे। और भगवान को सतनाम कहने कारण ही दोस्तों इनको हम लोग सतनामी कहने लगे। और यह लोग दोस्तों मेवात और नारनौल के नज़दीकी क्षेत्रों में रहा करते थे। और किसी सतनामी किसान को मुगल के लिए कर वसूलने वाले व्यक्ति द्वारा मरवा देने के कारण ही दोस्तों सतनामियों का विद्रोह फूट पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी सतनामी किसान को मुगलों के लिए कर वसूलने वाले व्यक्ति के द्वारा मरवा देने के कारण क्या होता है, सतनामियों का विद्रोह फूट पड़ता है वहां पे। मतलब ये कि दोस्तों कि औरंगजेब के समय तक मुगल और सिखों के बीच जो संबंध थे वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाया करते हैं। और सिखों की शक्ति दोस्तों उस समय लगातार बढ़ती चली जा रही थी। तो इसको रोकने के लिए दोस्तों उसने क्या किया कि पंजाब के मुगल अधिकारियों को आदेश दिया और मुगलों की सेना तथा सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ करता है। लेकिन इस युद्ध में दोस्तों जो सिख होते हैं वो पराजित हो जाया करते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों औरंगजेब को पठानों से भी जूझना पड़ता है जो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे उस समय। और इसके अलावा अंग्रेजों ने भी इन्हें समाप्त करने का एक संकल्प तो ले ही लिया था। मतलब कि उसने क्या फिर मतलब कि उसके चारों तरफ से विद्रोह हो रहे थे तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो औरंगजेब ने क्या किया, एक कूटनीति और दमनकारी नीति को अपनाया। और इस नीति को अपना करके 1678 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1678 ईस्वी में उसने पठानों के विद्रोह को समाप्त कर दिया। अब पठानों का विद्रोह समाप्त होता है इधर, तो औरंगजेब को राजपूतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि दोस्तों जो औरंगजेब था उसको राजगद्दी प्राप्त करने में खुद तमाम प्रकार के राजपूत सरदारों ने क्या किया था, सहयोग दिया था। तभी औरंगजेब को राजगद्दी प्राप्त हुई थी मुगल की। दूसरे राजपूत राजा जयसिंह तथा जसवंत सिंह आदि को उच्च पद तथा मनसब प्रदान किए थे। लेकिन मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उस राज्य के उत्तराधिकार के पद को लेकर औरंगजेब तथा राजपूतों के बीच संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो जाया करते हैं। इसीलिए राजपूत मुगलों के विरुद्ध हो जाया करते हैं और मुगल साम्राज्य पर जिसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये बात दोस्तों अकबर बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि दोस्तों राजपूतों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं होगा। इसीलिए उसने वह उनकी जो थी जोधाबाई, उनकी बेटियां जो थी जोधाबाई, उनसे उन्होंने वैवाहिक संबंध भी बनाया था। लेकिन औरंगजेब ने यह बहुत बड़ी गलती कर दी जो उन्होंने राजपूतों से दुश्मनी मोल ले ली। उधर मुगल सेना को दोस्तों शिवाजी से भी टक्कर लेनी पड़ रही थी। शिवाजी ने दोस्तों कई बार मुगल की बहुत बड़ी विशाल सेनाओं को भी हराया था। और इन टक्करों में शिवाजी क्या करते थे, छापामार युद्ध नीति का प्रयोग किया करते। छापामार युद्ध नीति दोस्तों गौरिल्ला युद्ध नीति बोला करते हैं। और दोस्तों शिवाजी के अलावा दोस्तों उस समय पुर्तगालियों और अंग्रेजों ने भी औरंगजेब के समस्याएं समक्ष बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर दी। मतलब अंग्रेजों ने भी इधर कसर नहीं छोड़ी। और दोस्तों पुर्तगालियों ने उधर क्या किया था कि बंगाल के खाड़ी में जहाजों को लूटना प्रारंभ कर दिया था। और दोस्तों जो चटगांव था, मतलब कि चटगांव को दोस्तों हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है ना दोस्तों, बांग्लादेश नाम जानते हैं। तो उसमें बांग्लादेश यानी कि चटगांव को दोस्तों पुर्तगालियों ने अपना केंद्र बना लिया था। इसलिए वहां मुगल से सेना भेजी गई चटगांव में, यानी कि बांग्लादेश में। और बांग्लादेश को मुगल सेना ने क्या किया, अपने अधिकार में कर लिया। और अन्य भागों को भी क्या किया, जो चटगांव यानी कि बांग्लादेश के आसपास के जो अन्य क्षेत्र थे उसको भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बात है पश्चिमी समुद्री तटों पर दोस्तों इधर अंग्रेज भी उपद्रव कर रहे थे। कहां पे दोस्तों, पश्चिमी समुद्री तटों पे। मतलब कि अगर ये भारत का नक्शा हम इस तरीके से उठा के देखें तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। और अंग्रेज इधर से आए थे तो ये जो पश्चिमी वाला भाग था दोस्तों, इस पश्चिमी भाग पे अंग्रेज भी उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया करते हैं। ठीक है ना। तो औरंगजेब ने क्या किया, उनके इस उपद्रव को भी उन्होंने समाप्त किया औरंगजेब ने।
इस तरीके से दोस्तों तो अब इस तरीके से औरंगजेब को तमाम प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ता है। अब इन समस्याओं में से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों सिखों के मन में विद्रोह का बीज मुगल शासक जहांगीर के समय से ही उत्पन्न होने लगता है, ठीक है ना। जहांगीर ने क्यों उत्पन्न होने लगता है दोस्तों, क्योंकि जहांगीर ने उस समय सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। और इसी क्रम में दोस्तों जहांगीर का पुत्र शाहजहां के युद्ध सिख में छठे गुरु हरगोविंद सिंह से हुआ करता है। मतलब समझना कि पूरा एक प्रॉपर तरीके से समझना दोस्तों कि सिखों के मन में विद्रोह का जो बीज था वो मुगल शासक जहांगीर के समय से ही उत्पन्न होने लगता है, जहांगीर के शासनकाल से ही, ठीक है ना। जहांगीर ने क्या किया था दोस्तों कि सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया था। और इसी क्रम में दोस्तों जहांगीर के पुत्र शाहजहां का युद्ध सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद से हुआ था। और औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर को बंदी बना लिया था और उन्हें इस्लाम ना अपनाने के लिए प्रताड़ित किया। मतलब उन्होंने इसलिए उनको प्रताड़ित किया गुरु सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर के कि वो इस्लाम को कबूल कर ले। लेकिन जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेज बहादुर, इन्होंने इस्लाम को कबूल करने से मना कर दिया, इसलिए उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, समझिएगा किस तरीके से बीज उत्पन्न हुआ सिखों का। जो जहांगीर था दोस्तों, जहांगीर ने क्या किया, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया। उसके बाद जहांगीर के बाद जब शाहजहां आता है तो शाहजहां ने दोस्तों ये सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह को हराया और मृत्यु दंड दे दिया। और शाहजहां के बाद उसका पुत्र आ गया, उसने क्या किया, सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर को बंदी बना लिया। तो मतलब ये जो सिखों के मन में जो विद्रोह की भावना थी ये धीरे धीरे उत्पन्न होती गई और दोस्तों औरंगजेब के समय तक में ये फूट जाती, ये एक तरीके का एक्सप्लोजन कर जाता है ये विद्रोह सिखों का। और गुरु तेज बहादुर के पुत्र है ना गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों क्या किया कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सिखों को उग्र शक्ति के स्वरूप में खालसा के नाम से संगठित किया। किस नाम से दोस्तों, खालसा के नाम से संगठित किया। और गुरु गोविंद सिंह के दोस्तों उस समय 4 पुत्र थे। क्या थे, 4 पुत्र थे, जिनमें से 2 पुत्र को 1705 ईस्वी में सरहिंद के फौजदार द्वारा दीवार में चुनवा दिया गया था। यह भी एक बहुत बड़ा कारण निकलता है सिखों के विद्रोह का, ठीक है ना। 1705 में सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों में से 2 पुत्रों को है ना सरहिंद के फौजदार द्वारा दीवार में चुनवा दिया गया। उसके कुछ समय के बाद एफ अफगानी के द्वारा 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है। और इसके पश्चात दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के शिष्य और उनके बाद उनके अधिकारियों बंदा बहादुर सिंह, कौन था, गुरु गोविंद सिंह के शिष्य और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी बंदा बहादुर सिंह ने मुगलों के विरुद्ध सिखों की अगुवाई की, परंतु कुछ समय बाद वो भी मारे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों औरंगजेब को अपने शासनकाल में मराठाओं का भी सामना तो करना ही पड़ा था। अभी जैसे मैंने आपको बताया तो मुगल और मराठा के बीच बहुत ही लंबे समय से शत्रु थे और समय समय पे दोस्तों इनके मध्य कई युद्ध भी हुए थे। और औरंगजेब अपने सबसे बड़े शत्रु और सबसे शक्तिशाली मराठा शासक शिवाजी को मिटाना चाहते थे। और ऐसा करने के लिए दोस्तों औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में अंबर के राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। अब जयसिंह ने शिवाजी को पराजित कर दिया और पराजित करके जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि करने के लिए उनको विवश कर दिया करते हैं। अब दोस्तों ये पुरंदर की जो संधि होती है, इस पुरंदर की संधि में क्या होता है वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों पुरंदर की संधि में दोस्तों शिवाजी को अपने 23 किलो को मुगलों को सौंपने पड़े, 23 किलो को मुगल को सौंपने पड़े और साथ ही बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन भी देना पड़ा। इस सब के बाद भी औरंगजेब दोस्तों शिवाजी को खत्म करना चाहता था, क्योंकि दोस्तों औरंगजेब जानता था कि घायल शेर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और दांव जैसे ही मिलेगा या मौका जैसे ही मिलेगा शिवाजी औरंगजेब को मरवा देगा या मार डालेगा, विद्रोह कर देगा। इसलिए औरंगजेब शिवाजी को अभी भी खत्म करना चाहता था। इसलिए दोस्तों औरंगजेब ने अंबर के राजपूत राजा जयसिंह के साथ एक षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके शिवाजी को अपने दरबार में बुलाया और अपने दरबार में बुला करके दरबार में ही अपने बंदी बना लिया करता है। लेकिन शिवाजी वहां भी क्या करते हैं, अपने चतुराई से निकल करके भाग जाते हैं और 1674 ईस्वी में शिवाजी ने खुद को एक स्वतंत्र राजा भी घोषित कर दिया। उसके बाद दोस्तों जब 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद उनका पुत्र शांभाजी ने मराठन के शासन की कमान संभाली।
ठीक है ना। तो दोस्तों यहां शिवाजी की मृत्यु हो गई, संभाजी उनकी कमान संभाल लेते हैं मराठाओं की। तो इस तरीके से दोस्तों जो मुगल सेना थी या मुगल शासक थे वो शिवाजी को कभी भी बंदी नहीं बना पाते, शिवाजी को कभी हरा नहीं पाते हैं दोस्तों। और कमान तो संभाल लेते हैं शिवाजी के जो पुत्र हैं संभाजी, लेकिन 1689 ईस्वी में, मतलब 1689 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा संभाजी को बंदी बनाकर फांसी दे दी गई। संभाजी के बाद दोस्तों उसके भाई राजा राम ने मराठाओं की बागडोर संभाली और उसने भी मुगलों को जमकर सामना किया, जिसे मराठा इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है। किसकी दोस्तों? स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका औरंगजेब ने बीजापुर को हथियाने के लिए 1676 ईस्वी में सूबेदार दिलेर खां के नेतृत्व में आक्रमण किया करते हैं। यह इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा कि औरंगजेब ने बीजापुर को हथियाने के लिए 1676 ईस्वी में सूबेदार दिलेर खां के नेतृत्व में आक्रमण किया करते हैं। और लगातार होते आक्रमणों के कारण 1686 ईस्वी में बीजापुर के तत्कालीन शासक सिकंदर आदिल शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया और बीजापुर पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य हुआ इस तरीके से। और 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर आक्रमण करके उसे भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया करते हैं दोस्तों। तो मतलब तकरीबन 50 वर्षों तक शासन किया औरंगजेब ने और उसके बाद 30 मार्च 1707 को 88 वर्ष की आयु में औरंगजेब की मृत्यु हो जाया करती है। और औरंगजेब के शव को दोस्तों महाराष्ट्र के एक नगर दौलताबाद में दफनाया गया। और दोस्तों इस प्रकार से औरंगजेब ने क्या करता है, एक बहुत ही विशाल साम्राज्य का स्थापना करता है। मुगल की जो साम्राज्य है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया करता है। साउथ इंडिया तक पूरे साम्राज्य को जो औरंगजेब रहता है वो उसका विस्तार कर दिया करता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 50 वर्ष शासन करने के बाद 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य है उसका बहुत तेजी से पतन होने लगता है, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। मुगल दरबार जो थे दोस्तों वो सरदारी के बीच, जो मुगल दरबार में जो सरदार थे उन सरदारों का आपसी झगड़ा और षड्यंत्रों का एक अड्डा बन जाया करता है। और शीघ्र ही महत्वाकांक्षी और प्रांतीय शासक दोस्तों स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य करने लगते हैं। और साम्राज्य की कमजोरी तो उस समय विश्व के सामने आ जाती है जब सन 1739 ईस्वी में 1379 में क्या होता है कि नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और दिल्ली को खुलेआम लूटा करता है। अब दोस्तों नादिर शाह कौन था? तो दोस्तों नादिर शाह के बारे में अभी हम इसी वीडियो में आगे हम लोग आपको बताएंगे। इस तरीके से क्या हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र में दोस्तों औरंगजेब ने क्या किया था, बहुत बड़ी बड़ी और कई गंभीर गलतियां की थी। सबसे बड़ी गलती तो उसकी यह थी कि उसने मराठाओं और राजपूतों को मित्र बनाने के बजाय उसको अपना दुश्मन बना लिया था। और यही चीज दोस्तों अकबर बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए अकबरों ने दोस्तों राजपूतों और मराठाओं से अपने संबंधों को बेहतरीन बनाया और वैवाहिक संबंध भी बनाया ताकि उनके संबंधों में और ज़्यादा मजबूती आ सके। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि औरंगजेब के समय तक में जो मुगल शासक था, मुगल साम्राज्य था, वो बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है और लगभग भारत के दक्षिणतम भाग तक पूरा ये मुगल साम्राज्य फैल जाया करता है। तो बताओ औरंगजेब की मृत्यु तक क्या था, जो मुगल साम्राज्य था ये भारत के पूरा साउथ तक यानी दक्षिण तक फैल चुका था। और दोस्तों पूरे साम्राज्य का नियंत्रण दोस्तों कहाँ से होता था? यहाँ दिल्ली यानी कि उत्तर से हुआ करता था। दिल्ली आपका कहाँ पड़ता था? उत्तर में पड़ा करता था। ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साइड ये साउथ हो जाया करता है। तो दोस्तों ये जब मुगल जो साम्राज्य था वो दक्षिण तक फैल गया था, लेकिन उसके बाद भी जो मुगल का शासन था वो कहां से हो रहा था? उत्तर से ही हो रहा था। तो उत्तर से ये दक्षिण का जो भाग था ये बहुत ज्यादा दूर पड़ जाता था। तो बहुत दूर होने के कारण दक्षिण भाग पे दोस्तों प्रभावशाली नियंत्रण को रख पाना संभव नहीं हो पाया करता था। इसी कारण से दक्षिण भारत के जो राज्य थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। और मुगल साम्राज्य के पतन का कारण दोस्तों एक यूरोपीय आगमन भी माना जाता है, यूरोपीय शक्तियों का आगमन ही माना, क्योंकि यूरोपीय शक्ति दोस्तों इधर दक्षिण भारत में ही प्रवेश किया करते हैं। सबसे पहले कहां से? पश्चिम साइड से दक्षिण भारत में प्रवेश किया करते हैं। तो इसलिए मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में दोस्तों एक यूरोपीय शक्तियों का आगमन भी माना जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो यूरोपियंस हुआ करते हैं ये भारत में व्यापार करने के लिए मुगलों से इजाजत लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगते हैं कि भारतीय राजनीति में भी दखल देना शुरू कर दिया करते हैं और भारतीय राज्यों में दोस्तों अपना प्रभुत्व
को स्थापित करने लग जाते हैं। और इस तरीके से दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजों ने क्या किया, अपने राज्य की स्थापना की और लगभग भारत में 200 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। और यूं कहें तो भारत में जो गुलामी का दौर शुरू होता है, ये भारत में गुलामी का दौर इसी औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही शुरू होना प्रारंभ हो जाया करता है। इसके अलावा दोस्तों अब जो नादिर शाह की मैंने आपसे बात बताई थी कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी बहुत ही प्रमुख माना जाता है। तो जो दोस्तों नादिर शाह था ये ईरान का शासक था। और दोस्तों ये ईरान के शासक तो था ही, इसको दोस्तों ईरान का नेपोलियन भी बोला जाता था नादिर शाह को। और उसने क्या किया था कि भारत की अपार धन संपदा से आकर्षित होता है और आकर्षित होकर 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में वो भारत आया करता है और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बनाता है। बंदी बना के खुलेआम पूरे भारत को लूटा करता है, पूरी दिल्ली को लूटा करता है। और यही इसी समय में ही 1739 ईस्वी में ही दोस्तों नादिर शाह भारत का बहुमूल्य हीरा, जिसको हम लोग कोहिनूर हीरा बोलते हैं, कोहिनूर हीरा को लूट के ले आता है, जो कि तख्ते ताउस में लगा होता है। तो तख्ते ताउस को भी वो लूट के ले आता है। तख्ते ताउस को दोस्तों हम लोग मयूर सिंहासन के भी नाम से जाना करते हैं। और मयूर सिंहासन के अलावा दोस्तों अनेक कीमती सामानों को भी वो लूट करके अपने साथ ले आया करता है। और ये जो मयूर सिंहासन है, ये मयूर सिंहासन में जो आपका कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, ये कोहिनूर हीरा वर्तमान में जो ब्रिटेन की महारानी है, ब्रिटेन की महारानी के जो मुकुट है, उस मुकुट के बीचों बीच ये लगा हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके मृत्यु के बाद मुगल वंश का पतन होना शुरू हो जाता है और ब्रिटिश सत्ता ने क्या किया, अपनी शक्ति को भारत में मजबूत बना लिया। और औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक आए वो सभी के सभी क्या दोस्तों अयोग्य थे, बहुत ही कमजोर थे। लेकिन जो मुगल औरंगजेब के बाद जो शासक आते हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हुआ करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं उन सभी के शासनकाल को और उनके नामों को हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों आपके औरंगजेब के बाद दोस्तों आपका कौन शासक बनता है, बहादुर शाह बनता है, जिनका शासनकाल 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद दोस्तों आपका जहादर शाह बनते हैं, जो 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक शासन किया करते हैं। उसके बाद दोस्तों फारूक शियार आते हैं, जो कि 1713 से 1719 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य में शासन किया करते हैं। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद शाह आते हैं, जो कि 1719 से 1748 ईस्वी तक है ना मुगल साम्राज्य का शासन किया करते हैं। और दोस्तों 16 फरवरी 1739 में इसी मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह आया करता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है और दोस्तों अपार धन संपदा को लूट के ले आया करता है। और नादिर शाह को ये भी हमने बताया था दोस्तों ये फारस का शासक था और इसे दोस्तों हम लोग ईरान का नेपोलियन भी बोला करते हैं। और मोहम्मद शाह के बाद दोस्तों अहमद शाह बनते हैं शासक मुगल साम्राज्य के, जिनका शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी तक रहता है। और उसके बाद दोस्तों आलमगीर बनते हैं, आलमगीर सेकंड आपके बना करते हैं दोस्तों मुगल साम्राज्य के शासक, जिनका शासनकाल 1754 ईस्वी से 1759 ईस्वी तक रहता है। और इन्हीं आलमगीर सेकंड के शासनकाल में दोस्तों अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हुआ करता है और इसी के ही शासनकाल में दोस्तों प्लासी का युद्ध भी हुआ करता है। और उसके बाद दोस्तों आलमगीर बाद शाह आलम सेकंड बनते हैं मुगल साम्राज्य के शासक और यही अंतिम शासक हुआ करते हैं। और इनका शासनकाल दोस्तों 1760 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक रहता है। और दोस्तों पानीपत का युद्ध हुआ करता है अंग्रेजों और शाह आलम सेकंड के बीच, जिसमें शाह आलम सेकंड की पराजय हो जाती है और यहीं से दोस्तों अंग्रेज पूरी तरह से भारत पे अपना अधिकार जमा लिया करते हैं और मुगल वंश का समाप्ति होता है यहां से। और यहीं से ही दोस्तों भारत के मध्यकालीन इतिहास की भी समाप्ति हुआ करती है दोस्तों। तो अब इसके बाद दोस्तों शाह आलम सेकंड के बाद आते हैं अकबर सेकंड भी आ जाते हैं, जो 1806 से लेकर 1839 ईस्वी तक रहते हैं। और उसके बाद बहादुर शाह सेकंड भी अंग्रेजों के ही द्वारा बनाए गए शासक हुआ करते हैं, 1837 से 1857 तक ये भी शासन करते हैं। और दोस्तों इसके बाद फिर अंग्रेज पूरी तरीके से सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं और इनको अंतिम मुगल शासक बोला जाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए वास्तविक अंतिम मुगल शासक कौन था तो औरंगजेब होगा, और पूछा जाए कि मुगल वंश का अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों तो बहादुर शाह सेकंड था, जिसको हम लोग बहादुर शाह जफर भी बोला करते हैं। और इनका शासनकाल दोस्तों 1737 से 1757 तक होता है। ठीक है दोस्तों।
तो अब यहीं तक मध्यकालीन इतिहास आपका रहता है। अब थोड़ा सा कुछ कीवर्ड को जान लेते हैं, जैसे कि जजिया कर का मैंने जिक्र किया था। तो जजिया कर दोस्तों इस्लाम को ना मानने वाले लोगों या कहा जाए कि गैर मुसलमानों से लेने वाला ये एक तरीके का धार्मिक टैक्स था। नौरोज की बात हमने की थी, तो नौरोज दोस्तों फारसी और ईरानियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रकार का त्यौहार था। और दोस्तों दौलताबाद की हमने की थी, तो दौलताबाद दोस्तों एक इसका जो प्राचीन नाम था दोस्तों ये देवगिरी था, जिसे भीलम नामक राजा ने 11वीं शताब्दी के आसपास बसाया हुआ था। तो दोस्तों यहीं से ही आपका मुगल साम्राज्य का अंत होता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास का भी अंत हुआ करता है। यहां से आपका अब आधुनिक भारत शुरू होगा, अंग्रेजों का शासन शुरू होगा। अब आप हम लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे दोस्तों, और ये जानेंगे कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत में आए, किस प्रकार से भारत में उन लोगों ने अपनी कूटनीतिक तरीके से राजनीतियों में दखल दिया, और किस प्रकार से दोस्तों उन्होंने भारत पे कब्जा किया, किस प्रकार से उन्होंने शासन किया और किस प्रकार से हम लोगों ने आज़ादी को प्राप्त किया है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा ये आधुनिक भारत इतिहास शुरू करने के पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा दक्षिण भारत का जो इतिहास थोड़ा सा पढ़ाना चाहूँगा। जो दक्षिण के राज्य के जो साम्राज्य थे, और या फिर किस प्रकार से मराठा राज्य का उदय हुआ था और भारत में यूरोपियों का आगमन किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक लेक्चर मैं इसके बारे में दूंगा। उसके बाद आपको आधुनिक इतिहास शुरू कराऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा सभी दोस्तों तक, और चैनल पहली बार अगर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और आप किन टॉपिक की वीडियो चाहते हैं उसके बारे में कमेंट कीजिएगा, हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और इन सभी वीडियोस की अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस की पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ आपको डेली स्टडी मटेरियल मिलेंगे, हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आप हमको IQ मेंटर पे भी IQ मेंटर के नाम से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे हमारे पोस्ट के माध्यम से रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर लिसनिंग ऑन, दिस इज तरुण यादव एंड आई वेलकम वंस अगेन फॉर टू लिसनिंग मी एंड आई विल थैंकफुल टू लिसनिंग मी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।